कहीं सूरज नजर आता नहीं है, हुकूमत शहर में अब धुंध की है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, चुनाव से पहले बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन को बड़ी जीत मिल गई है। चुनाव आयोग को अपने एक बड़े फैसले को लगभग पलटना पड़ा है और इसका विज्ञापन बाकायदा अखबारों में दिया गया है, जो विपक्ष की बड़ी जीत है और बीजेपी के लिए चुनाव से पहले हार का ऐलान है। दरअसल चुनाव आयोग का मतदाता सूची जांच का हालिया फैसला लगातार विवादों में था और विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा था कि बिहार में करोड़ों मतदाता आखिर कहां से उन चुनिंदा दस्तावेज को उपलब्ध करा पाएंगे जिन्हें दिखाने के बाद ही उनके नाम वोटर्स लिस्ट में शामिल करने की शर्त चुनाव आयोग ने रखी थी। अगर ये दस्तावेज नहीं दिखाए जा सके तो फिर आयोग उन्हें अवैध करार देता, यानी एक साथ करोड़ों लोग मतदान के अधिकार से वंचित रह जाते। इस पर विपक्ष ने शुरू से कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की थी। डीबी लाइव ने भी इस मामले को प्रमुखता से उठाया और इस संबंध में कई कार्यक्रम किए, जिसका असर अब नजर आ गया है। आपको बता दूं कि बीजेपी और चुनाव आयोग के गठजोड़ पर अरसे से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का थोड़ा बहुत लिहाज बरतते हुए यह दिखाने की कोशिश की जाती थी कि ऐसी कोई बात नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करता है और बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीतती है। लेकिन जब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की गहन जांच के नाम पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज की जगह दूसरे दस्तावेज मतदाताओं से मांगे, तो लगा कि अब आयोग ने इस लिहाज को भी पूरी तरह से फेंक दिया है। सारे पर्दे खोलकर यह दिखाया जा रहा है कि बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग किसी भी हद तक जा सकता है, नियमों के नाम पर कुछ ऐसे खिलवाड़ कर सकता है जिनसे आखिर में बीजेपी को ही फायदा हो। बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का आदेश आया और उस पर काम भी शुरू हुआ, तो फिर कई सवाल खड़े हो गए। इसे नोटबंदी और लॉकडाउन यानी देशबंदी के बाद वोटबंदी कहा जा रहा था। हालांकि ये केवल शब्दों की तुकबंदी नहीं थी, बल्कि इसके पीछे लोकतंत्र पर पड़ने वाली चोट को लेकर गहरी चिंता दिख रही है। बीजेपी की आंखों पर तो इस समय सत्ता की पट्टी बंधी हुई है, इसीलिए उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लाखों लोग अगर चंद कागजात की वजह से वोट देने का अधिकार खो देते हैं तो इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। बीजेपी को यह लगा होगा कि गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े वर्ग के वोट बड़ी संख्या में कटेंगे और उसका नुकसान केवल महागठबंधन को होगा, लेकिन हो सकता है कि दूसरे के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद बीजेपी भी धंस जाए। अब शायद चुनाव आयोग को भी ये बात समझ आ गई है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण आदेश से ऐसा तूफान खड़ा हुआ जिसमें समूचे लोकतंत्र का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। 25 जून से लागू हुए आदेश में रोजाना ही तब्दीलियां हो रही हैं, जो बता रही हैं कि इस फैसले को हड़बड़ी में लिया गया है। ठीक वैसे ही जैसे आधी रात को संसद लगाकर जीएसटी तो लागू कर दी गई थी, फिर भी रोजाना नियम बदले जाते रहे। जब नोटबंदी लागू की गई उसके बाद भी यही आलम रहा और बार बार नियम बदले गए और अब मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान में भी यही हो रहा है। ताजा बदलाव यही है कि अब दस्तावेज दिखाना जरूरी नहीं है, जबकि अब तक ये बड़ा सवाल था कि दस्तावेज इतनी जल्दी कहां से आएंगे और करोड़ों वोटर्स को जांचने के लिए लोग कहां से आएंगे। वैसे चुनाव आयोग ने पहले बताया था कि 1 लाख वॉलंटियर्स काम करेंगे, लेकिन 3 दिन के भीतर जो गिनती 1 लाख थी वो 1 लाख से बढ़कर 5 लाख हो गई। तो साफ दिख रहा है कि चुनाव आयोग भी अपने मन की बात करने लगा है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या बिहार में विपक्ष ने बड़ा चुनावी घोटाला होने से रोक लिया है, और यह भी जानेंगे, यह भी समझेंगे कि विपक्ष की इस जीत ने क्या बीजेपी की पोल खोल दी है। सबसे पहले लेकिन समझते हैं चुनाव आयोग ने फैसले में क्या बदलाव किया है और इस पूरी कवायद पर सवाल आखिर क्यों उठ रहे थे। बिहार के अखबारों में हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ, जिसमें मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या जिसे एसआईआर भी कहा जा रहा है, इस अभियान के संबंध में जानकारी दी गई। विज्ञापन में बताया गया कि पहले मतदाताओं से 11 दस्तावेजों की मांग की गई थी, लेकिन अब ये अनिवार्यता हटा ली गई है। मतदाताओं को केवल बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ द्वारा दिए गए गणना प्रपत्र यानी फॉर्म को भरकर जमा करना होगा, भले ही उनके पास कोई दस्तावेज न हो। विज्ञापन में ये
यह भी अपील की गई कि सभी योग्य मतदाता अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करवाएं ताकि कोई योग्य मतदाता छूटे ना। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने पिछले महीने 25 जून को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की थी। इसका मकसद मतदाता सूची को अपडेट करना और गैर कानूनी प्रवासियों सहित अयोग्य मतदाताओं को हटाना है। सुनने में ये बात बड़ी सरल और सीधी लगती है कि चुनाव आयोग केवल उन लोगों को वोटर लिस्ट से हटाएगा जो गलत तरीके से जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल उठे कि ये कैसे होगा कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में हैं वो सही हैं या नहीं। तो इसका भी जवाब चुनाव आयोग ने दिया था कि वो कुछ दस्तावेज मांगेगा। अगर खुद को वोटर कहने वाला नागरिक उन दस्तावेज को उपलब्ध करवाएगा तो वो वोटर लिस्ट में शामिल होगा, और अगर नहीं करा पाएगा तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। एक बार फिर से बड़ा सरल सा तरीका इस जवाब में नजर आ रहा है, लेकिन असली सवाल तो यही था कि आखिर वो कौन से दस्तावेज हैं जिनके आधार पर किसी वोटर के योग्य या अयोग्य होने का फैसला होगा। और सारा स्कैम, सारा घोटाला, सारा खेल इसी सवाल के जवाब में नजर आया जब चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारी पेंशनर पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, वन अधिकार और ओबीसी एससी एसटी प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, पारिवारिक रजिस्टर और जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र, इन दस्तावेज के आधार पर वोटर को वैध या अवैध निश्चित करने का फैसला लिया। इसमें कहीं भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड या राशन कार्ड का जिक्र नहीं था, जबकि हिंदुस्तान की कम से कम 90% आबादी अपनी पहचान बताने के लिए इन्हीं में से किसी एक कागज को दिखाती है। कोरोना वैक्सीन लगवाने से लेकर स्कूल कॉलेज में दाखिला, बैंक खाता खोलने से लेकर पासपोर्ट बनवाने या हवाई जहाज में सफर करने तक हर जगह पहचान के नाम पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड ही दिखाया जाता है। जिन दस्तावेजों को रहने, खाने, काम करने, सफर करने, आजीविका के लिए जरूरी माना गया, उनमें से किसी को भी वोट डालने के लिए जरूरी क्यों नहीं माना गया, ये बड़ा सवाल है। अगर चुनाव आयोग किसी को वोट देने के योग्य नहीं मानेगा तो इसका मतलब है कि वो इन्हें भारत का नागरिक भी नहीं मानेगा। इसमें एक बड़े चुनावी घोटाले की बू आई, जिसके बाद ही विपक्ष ने बड़ी तेजी से इस मसले पर मोर्चा खोला और अब उसमें उसे जीत मिली है। तो बिहार में जो चुनावी घोटाला होने जा रहा था उसमें दस्तावेज कहां से जुटाए जाएंगे, यही बड़ा सवाल था। या कहें तो यह सवाल नहीं था, बल्कि ऐसे कई और सवाल भी सामने आए जिन पर मंथन करें तो दिमाग घूम जाएगा। क्या अब तक बिहार में जो हुआ वो सब गैर कानूनी था? क्या 2003 के बाद जितने चुनाव हुए वो गलत थे? क्या 2003 के बाद जितने लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, क्या वो भी बड़ा घोटाला था? क्योंकि जब चुनाव आयोग की निगाह में बिहार में रहने वाले लोग कानूनन भारत के नागरिक नहीं हैं, तो क्या उन्हें नागरिकों को मिलने वाली सारी सुविधाएं भी गलत तरीके से नहीं पहुंचाई गई? जनता जो टैक्स नागरिक सुविधाओं के नाम पर सरकार को देती है, क्या उसका फायदा बिहार में अवैध नागरिकों को मिला? इन सब के लिए क्या बिहार में सत्ता पर बैठे लोग जिम्मेदार नहीं हैं कि उन्होंने अवैध तरीके से रह रहे लोगों को वो सारी सुविधाएं दी जो भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए? 2005 से तो नीतीश कुमार ही सत्ता में हैं। क्या वो मुख्यमंत्री होने के नाते इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेंगे? बीजेपी अभी बिहार में सत्ता में भागीदार है और पहले भी रही है। क्या वो भी इसकी जिम्मेदारी लेगी? सवाल यह भी उठा कि 2003 के बाद अब 2025 में और भी ठीक चुनाव के ठीक पहले चुनाव आयोग को यह ध्यान क्यों आया कि मतदाता सूची में सही और गलत नामों की जांच हो? पिछले साल ही लोकसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद उपचुनाव भी हुए, तब आयोग ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या चुनाव आयोग भी अब यहां पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करेगा? असल में चुनाव आयोग ने जिस कदम को लोकतंत्र के हिसाब से सही और सुधार की दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया था, उसमें आधे से अधिक लोगों को वोट के अधिकार से वंचित रखने की साजिश नजर आई, क्योंकि आयोग की इस प्रक्रिया में 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया गया है। जिन लोगों का नाम 2003 की सूची में है उनको सामान्य सा फॉर्म भरना होगा, लेकिन जिनका नाम उस सूची में नहीं है उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार दस्तावेज जमा करने होंगे। ऐसा आदेश चुनाव आयोग ने दिया। आयोग का कहना था कि बिहार में कुल 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 4 करोड़ 96 लाख का नाम 2003 की सूची में है। बाकी 2 करोड़ 94 लाख लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने होंगे। फिर से बड़ा सीधा सा हिसाब आयोग ने दिया है।
जबकि भारत जोड़ो अभियान से जुड़े शोधकर्ता राहुल शास्त्री ने बताया कि 2003 की सूची के 4 करोड़ 96 लाख मतदाताओं में से करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग इस दुनिया में नहीं हैं। इसके अलावा कई लाख लोग बिहार से पलायन कर चुके हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर पिनाक सरकार के एक शोध पत्र के अनुसार 2001 से 2011 के बीच 93 लाख लोग स्थायी रूप से बिहार से पलायन कर गए। 2011 के बाद पलायन कम हुआ है, फिर भी 2003 से 2024 तक बिहार से हर साल औसतन 8 लाख लोगों ने पलायन किया है, जिसका मतलब है कि कुल 1 करोड़ 76 लाख लोग अब बिहार में नहीं हैं। इस हिसाब से 2003 की सूची में अब केवल 3 करोड़ 16 लाख लोग ही बिहार में मतदाता के रूप में बचे हैं। यानी 4 करोड़ 74 लाख लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने की चुनौती थी, जो अब आयोग के नए आदेश के बाद खत्म हुई है। विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि केवल 1 महीने में 4.25 करोड़ लोग कहां से उन दस्तावेज को जुटा पाएंगे जो चुनाव आयोग मांग रहा है। सरकारी नौकरी के सर्टिफिकेट मुश्किल 20 लाख लोगों के पास हैं, क्योंकि इतने ही लोगों के पास बिहार में सरकारी नौकरी है। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र भी केवल सबके पास नहीं है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 3 के अनुसार 2001 से 2005 के बीच जन्मे लोग जो हैं, जन्मे बच्चे उस समय जो जन्मे हैं, वो 2.8% लोग ऐसे हैं उनके पास ही जन्म प्रमाण पत्र है। पासपोर्ट तो केवल 2.4% लोगों के पास है। आधी आबादी के पास मैट्रिक का प्रमाण पत्र नहीं है। एसटी आबादी 1.3% है और उसमें भी सबके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र नहीं होगा। 2011-12 के सर्वे के अनुसार केवल 16% लोगों के पास बिहार में जाति प्रमाण पत्र है, तो ओबीसी, एसटी, एससी प्रमाण पत्र भी कम ही लोग दे पाएंगे। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की मांग आयोग ने की थी, जबकि यह केवल असम में लागू है, यानी एनआरसी। इसी तरह पारिवारिक रजिस्टर बिहार में लागू ही नहीं है। सरकारी आवास के कर्मचारियों के पास ही जमीन या मकान आवंटन प्रमाण पत्र मिलेगा, तो जो दस्तावेज आधे से अधिक लोग दिखा ही नहीं पाएंगे, उन्हें चुनाव आयोग क्यों मांग रहा है, इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई। चुनाव आयोग के इस कदम को विपक्ष ने लोकतंत्र पर हमला बताया, तो अब चुनाव आयोग के विज्ञापन में सूचना है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बिना दस्तावेज के भी गणना फॉर्म जमा हो सकेगा। ऐसा करने वाले मतदाताओं का नाम भी मतदाता सूची के प्रारूप यानी ड्राफ्ट रोल में शामिल कर दिया जाएगा। हालांकि सत्यापन के दौरान जरूरी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन ये गणना फॉर्म हर हाल में मतदाताओं को भरकर जमा करना होगा। चुनाव आयोग ने अपने इस ताजा फैसले से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत तो दी है, लेकिन असल में ये कांग्रेस, आरजेडी, वामदल समेत समूचे विपक्ष की बड़ी जीत है, क्योंकि इससे पहले आयोग ने इस फैसले को नागरिकता की रक्षा का कदम कहा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत है, जो केवल भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार देता है। उन्होंने इसे सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण बताया और कहा कि 77,895 बीएलओ और 20,603 अतिरिक्त स्वयंसेवक बुजुर्गों, बीमार और गरीब मतदाताओं की मदद करेंगे। ईसीआई ने 2003 की मतदाता सूची को ऑनलाइन उपलब्ध कराया है, ताकि लोग आसानी से अपने नाम जांच सकें। इस पर भी सवाल आए कि क्या ऑनलाइन लिस्ट में नाम देख पाना आज भी गांव के लोगों के लिए आसान काम है, या इसमें भी बिचौलियों के लिए जगह बना दी गई है। गांव के कम पढ़े लिखे लोगों, गरीबों और आधुनिक तकनीकों से अपरिचित नागरिकों को लूटने का एक और नया तरीका अब लोगों को मिल जाएगा। इस देश ने देखा है कि नोटबंदी के समय बैंकों में नोट बदलवाने या एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए भी बिचौलियों ने काम करना शुरू कर दिया था। तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए बिचौलिए अगर खड़े हो गए, तो ये स्कैम यानी कि घोटाला की और एक परत तैयार होगी। इसलिए महागठबंधन ने इसे गरीबों और प्रवासियों के खिलाफ एक साजिश बताया। उनका यह भी कहना है कि यह प्रक्रिया राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी को लागू करने का एक छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है, प्रयास हो सकता है। वैसे चुनाव आयोग ने तो अपनी तरफ से यही दिखाने की कोशिश की थी कि यह सब भारतीय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हो रहा है, लेकिन इसमें जिस तरह विपक्ष की आपत्तियों का जवाब न बीजेपी दे पाई और न चुनाव आयोग ठीक तरह से अपने फैसले को बचा पाया, उसी से दिख रहा था कि किसी गलत काम को कानूनी शक्ल देकर सही ठहराने की कोशिश हो रही है। हालांकि ये कोशिश विपक्ष के दबाव में नाकाम हो गई। ये देखना दिलचस्प है कि बीजेपी इस फैसले पर काफी खुश दिख रही थी।
लोकतंत्र में चुनाव की चोरी का जो इल्जाम चंडीगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में उस पर लगा था, यानी कि बीजेपी पर लगा था, वही चोरी करने का मौका बिहार में भी उसे नजर आया। यहां कामयाबी मिल जाती तो फिर पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत उन तमाम राज्यों में भी यही प्रयोग दोहराया जाता। लेकिन फिलहाल लोकतंत्र एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया गया है। खैर, शायर आसिम तन्हा ने ठीक ही फरमाया है कि उखाड़ फेंका है जिसने दरख्त को जड़ से, उखाड़ फेंका है जिसने दरख्त को जड़ से, वो जुल्मतों के नगर की अना का झोंका था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।